रुद्रथ द वाइल्ड बॉन्ड। चैप्टर 21। जुनून का विस्फोट, गुस्से, प्यार और दंड। होटल के उस कमरे में टूटा हुआ दरवाजा और हवा में धूल के गुबार के बीच रुद्र सिंह खड़ा था। उसका चेहरा क्रूरता का साक्षात प्रतीक था। यह वह रुद्र था जो अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कमरे में एक भयानक चुप्पी छा गई, जो सिर्फ अहाना के सिसकने की आवाज से टूटी। रुद्र की आंखें पहले अहाना पर टिकीं। वह बिस्तर पर एक तरफ लुढ़की हुई थी। उसका सूट फटा हुआ था और वह डर और अपमान से कांप रही थी। अहाना की टूटी हुई हालत और उसके चेहरे पर बहते आंसू देखकर रुद्र के गुस्से की आग में जैसे घी पड़ गया। उसका दिल धिक्कार और दर्द से फट गया। किसी और ने उसके अधिकार को चुनौती दी थी। रुद्र ने अपने कदम धीरे से लेकिन जानलेवा इरादे से विक्रांत की तरफ बढ़ाए, जो अभी भी बिस्तर पर अहाना के ऊपर झुका हुआ था। विक्रांत राणा। रुद्र की आवाज बर्फ की तरह ठंडी और भारी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुद्र ने विक्रांत का कॉलर पकड़ा और बिजली की तेजी से उसे घसीटकर खड़ा किया। विक्रांत, जो इस अचानक क्रूर हमले के लिए तैयार नहीं था, लड़खड़ा गया। इससे पहले कि विक्रांत कुछ समझ पाता, रुद्र का लोहे जैसा घुसा उसके चेहरे पर पड़ा। धम्मा। विक्रांत का चेहरा झुक गया। उसकी नाक से गर्म खून बह निकला। वह दीवार से टकराया। उसकी आंखें दर्द और अविश्वास से चौड़ी थी। वह जानता था कि रुद्र क्रूर है, पर इतना जुनूनी और बेकाबू उसने कभी नहीं देखा था। रुद्र की आंखों में पागलपन था। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका चेहरा विक्रांत से इंचों की दूरी पर था। आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा, विक्रांत, रुद्र की आवाज जहरीली थी, जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। रुद्र का दूसरा घुसा, पहले से भी ज्यादा ताकतवर, विक्रांत के चेहरे पर पड़ा। धम। विक्रांत इस बार जमीन पर गिर गया। उसके होंठ फट चुके थे। रुद्र ने उसे फिर से कॉलर से पकड़ा और अपनी ओर खींचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुद्र की आवाज में गहरी पीड़ा थी। मेरे प्यार को हाथ लगाने की। रुद्र ने तीसरा घुसा मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ हवा में उठाया, वह हाथ ताकत से कांप रहा था। विक्रांत ने अपनी शातिर बुद्धि का इस्तेमाल किया। विक्रांत ने खून से सने अपने होठों को एक हाथ से पोंछा और दूसरे हाथ से रुद्र का उठा हुआ हाथ पकड़ लिया। क्या कहा? रुद्र सिंह ने। विक्रांत ने दर्द के बावजूद व्यंग्य किया। ये जो मेरे बिस्तर पर है, वह उसका प्यार है। विक्रांत ने एक कड़वी, क्रूर हंसी हंसी। क्या खूब मजाक करते हो? विक्रांत की बात सुनकर रुद्र का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। वह दहाड़ा। स्टैप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना मुंह खोलने की? रुद्र ने विक्रांत का कॉलर इतना जोर से पकड़ा कि उसके कपड़े फटने लगे। मैं आज तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अहाना, जो दूर बैठी डर से सहम गई थी, रुद्र की इस जबरदस्त हिंसा को देखकर और ज्यादा डर गई। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, रुद्र यहाँ क्यों आया? वह जान गया है। उसे पता चल गया है कि मैं उससे धोखा देकर आजादी का रास्ता बना रही थी। अब रुद्र मेरे साथ क्या करेगा? विक्रांत को सजा देने के बाद वह मुझे कौन सी भयंकर सजा देगा? विक्रांत ने अहाना की ओर एक नजर डाली, जो पूरी तरह से डर से सहमी थी। फिर उसने वापस रुद्र की तरफ देखा। अगर ये तुम्हारा प्यार होता, रुद्र, विक्रांत ने ठंडा, तीखा वार किया, तो आज ये मुझसे मिलने होटल के कमरे में नहीं आती। विक्रांत के ये शब्द तीर की तरह रुद्र के दिल में चुभ गए। रुद्र ने अपना कॉलर पकड़ने वाला हाथ थोड़ा ढीला किया और अहाना की तरफ देखा। अहाना अभी भी बिस्तर पर थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। वह रो रही थी।
उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रुद्र की आंखों में देखे। उसका मौन ही उसका अपराध था। रुद्र ने महसूस किया कि आहाना उससे नजरें चुरा रही है। उस एक पल में रुद्र का अधिकार और अहंकार बुरी तरह टूट गया। उसके जुनूनी प्यार को धोखा मिला था। वह वापस विक्रांत की तरफ मुड़ा। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक खतरनाक, ठंडा प्रतिशोध था। रुद्र ने विक्रांत को एक और घुसा मारा, लेकिन इस बार जानबूझकर कमजोर वार किया, ताकि वह जिंदा रहे। उसने विक्रांत को दूर धकेला। वीरेंद्र, रुद्र ने जानलेवा आवाज में पुकारा। वीरेंद्र तुरंत कमरे में आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। इसे ले जाओ, रुद्र ने आदेश दिया। उसकी आंखें आहाना पर टिकी थी, और इसकी वो हालत करना जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं होगा, ताकि लोग याद रखें रुद्र सिंह को धोखा देने वाले का क्या हाल होता है। रुद्र ने यह बात सीधे आहाना की तरफ देखते हुए कही थी। यह सजा विक्रांत के लिए कम, आहाना के लिए चेतावनी ज्यादा थी। वीरेंद्र और 2 गार्ड्स ने तुरंत विक्रांत को उठाया, जो अब अचेत हो चुका था। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, रुद्र ने दरवाजा बंद किया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अब कमरे में सिर्फ रुद्र और आहाना थे। आहाना जानती थी कि असली सजा अब शुरू होगी, और यह जिस्मानी नहीं, बल्कि ज्यादा दर्दनाक होगी। रुद्र की आंखें अब सीधे आहाना पर थीं, और उनमें प्यार नहीं, बल्कि गहरा, ठंडा विश्वासघात था। चैप्टर 22। शांत सैलाब, क्रोध, फिक्र और मौन का डर। विक्रांत और उसके गार्ड्स के जाने के बाद कमरे में भयावह सन्नाटा छा गया। रुद्र सिंह अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसका शरीर अब हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें दूर किसी बिंदु पर टिकी थीं, जैसे वह अपने अंदर चल रहे तूफान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। बिस्तर पर आहाना सिसक रही थी। उसका फटा हुआ सूट और उसका असहाय रूप रुद्र के गुस्से को एक और दिशा दे रहा था। वह उसे इस हालत में, किसी और के कारण हुई इस अपमानजनक स्थिति में, देख नहीं सकता था। रुद्र ने बिना एक भी शब्द बोले अपनी महंगी टक्सीडो जैकेट को उतारा। उसने जैकेट को लपेटा और आहाना की तरफ फेंक दिया। यह इशारा भी गुस्से से भरा था, लेकिन उसके अंदर की जुनूनी फिक्र को छिपा नहीं पाया। आहाना ने एक नज़र रुद्र को देखा। वह अभी भी क्रोध में था, लेकिन उसकी परवाह साफ झलक रही थी। आहाना ने जैकेट को उठाया। उसकी गर्माहट ने उसे थोड़ा सुकून दिया। उसने जैकेट को अपने फटे हुए सूट के ऊपर पहना। यह जैकेट रुद्र की मजबूत और अधिकार वाली खुशबू से महक रही थी। आहाना, जिसकी जान रुद्र ने बचाई थी, अब रुद्र की सजा के बारे में सोचकर डर से कांप रही थी। उसे पता था कि धोखे के बाद रुद्र का मौन उसके दहाड़ने से कहीं ज्यादा भयानक था। डरते हुए वह धीरे से बिस्तर से उतरी और रुद्र की तरफ बढ़ी, जो अभी भी खिड़की की तरफ पीठ करके खड़ा था। वह उसके पास जाकर शांत खड़ी हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोले या रुद्र को छुए। रुद्र को एहसास हो गया था कि आहाना उसके ठीक पीछे खड़ी है। उसकी तेज धड़कने और कांपती सांसें रुद्र को महसूस हो रही थी। लेकिन रुद्र ने एक भी शब्द नहीं कहा। वह न तो मुड़ा, न ही कोई प्रतिक्रिया दी। वह उसे डूबने दे रहा था, उसे उसके अपराध बोध और डर में फंसा रहने दे रहा था। आहाना से और मौन सहन नहीं हुआ। उसे रुद्र की किसी भी तरह की प्रतिक्रिया चाहिए थी, चाहे वह सजा ही क्यों न हो। डरते हुए आहाना ने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ रुद्र के कंधे पर रखा। यह एक माफी और भरोसा दोनों मांगने वाला स्पर्श था। वह बस फुसफुसाई, उसका गला रुंधा हुआ था, रुद्र,
रुद्र के शरीर ने आहाना का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। उस पल रुद्र का शांत क्रोध और गहन जुनून चरम पर पहुंच गया। उसने बिना आहाना की तरफ देखे गुस्से से आहाना का हाथ पकड़ा। यह पकड़ इतनी मजबूत थी कि आहाना को दर्द हुआ, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। यह स्पर्श फिर से रुद्र का अधिकार और अस्वीकृति दोनों दिखाता था। रुद्र ने तुरंत आहाना का हाथ कसकर पकड़ा और कमरे का दरवाजा खोल दिया, जो अभी भी दरवाजे के फ्रेम से बाहर लटक रहा था। उसने आहाना को खींचते हुए बाहर निकाला। रुद्र ने आहाना को अपनी एसयूवी की पिछली सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पूरी यात्रा के दौरान रुद्र ने एक भी शब्द नहीं बोला। उसने कार को तेज रफ्तार से भगाया, जैसे वह अपने अंदर के गुस्से को कार की गति से बाहर निकालना चाहता हो। उसका चेहरा पत्थर जैसा था, भावहीन पर खतरनाक। आहाना बस उसे देख रही थी। वह जानती थी कि रुद्र का यह मौन सबसे भारी सजा थी। वह सोच रही थी, रुद्र ने मुझे विक्रांत से बचाया। उसने मेरी फिक्र की, लेकिन उसने मुझे छुआ क्यों नहीं? उसने मुझे डांटा क्यों नहीं? आहाना को लग रहा था कि रुद्र का प्यार और अधिकार अब एक टूटी हुई डोर बन चुके हैं। रुद्र उसे नफरत करता था क्योंकि उसने धोखा दिया, पर वह उसे खो भी नहीं सकता था क्योंकि वह उसे चाहता था। रुद्राथ मेंशन पहुंचने पर उसका अंतिम निर्णय क्या होगा, इस सोच ने आहाना को डर से भर दिया। चैप्टर 23 अपमान और क्रोध का विस्फोट। रुद्राथ मेंशन पहुंचते ही रुद्र ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। वह तुरंत आहाना की तरफ गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए मेंशन के अंदर ले गया। आहाना उसके क्रोध के सामने एक कमजोर मोहरा थी, जो बस उसके साथ खींची चली जा रही थी। वे सीधे मास्टर बेडरूम में पहुंचे। रुद्र ने गहरे गुस्से में आहाना का हाथ जोर से झटके के साथ छोड़ दिया। अचानक हाथ छूटने से आहाना लड़खड़ा गई, लेकिन गिरने से पहले उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। यह डर, अपमान और उस धोखे के अपराध बोध का मिश्रण था। वह आंसू भरी आंखों से रुद्र को देख रही थी, जो अभी भी गुस्से से दूसरी तरफ देख रहा था। आहाना जानती थी कि उसे पहले खुद को शांत करना होगा। उसने हिम्मत जुटाई, रुद्र का टक्सीडो कोट उतारा और डरते हुए धीरे से कहा, रुद्र, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि विक्रांत ऐसा कुछ करेगा। आहाना के ये शब्द रुद्र के गुस्से के आग में घी का काम किया। विक्रांत ऐसा करेगा, इस बात ने रुद्र को याद दिला दिया कि आहाना अपनी मर्जी से वहां गई थी। रुद्र तेज गुस्से से आहाना की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें आग उगल रही थी। इससे पहले कि आहाना कुछ समझ पाती, रुद्र ने अपना हाथ आहाना की छाती पर रखा और उसके फटे हुए सूट को एक झटके में नीचे तक फाड़ दिया। चर्रर। आहाना सुन्न रह गई। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से दिख रहा था। रुद्र के इस जंगली एक्शन से वह हैरान थी। वह तुरंत शर्म से झुक गई और अपने दोनों हाथों से खुद को ढकने की बेताब कोशिश करने लगी। उसके चेहरे से आंसुओं की लगातार धारा बहने लगी। लेकिन रुद्र के गुस्से पर इस रोने का जरा सा भी असर नहीं हुआ। वह अपनी क्रूरता के शिखर पर था। रुद्र ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में घृणा थी। अब क्यों खुद को छुपा रही हो? रुद्र ने धीमी, भयानक आवाज में पूछा। तुम खुद को विक्रांत के सामने ऐसे ही दिखने गई थी ना? तो अब मेरे सामने क्यों छुपा रही हो? रुद्र की यह बात आहाना के लिए शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा थी। उसकी आंसुओं से भरी आंखें रुद्र को देख रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे रुद्र ने उसे हाथ लगाए बिना भी उसकी इज्जत लूट ली थी। यह सिर्फ फटे हुए कपड़े का अपमान नहीं था।
यह उस धोखे की सजा थी जो रुद्र ने उसे दिया था। रुद्र ने साफ कर दिया था कि अब वह उसे माल से ज्यादा कुछ नहीं समझता, एक ऐसा माल जिसे वह कहीं भी, किसी भी हालत में देख सकता है, क्योंकि उसने खुद को खतरा में डाला था। तुमने मुझे धोखा दिया, रुद्र ने कहा, उसकी आवाज कड़क थी। तुमने मेरी पीठ पर वार किया। तुमने मेरी दौलत चुराने की कोशिश की, लेकिन जब पकड़ी गई, तो तुमने अपनी इज्जत का इस्तेमाल किया। रुद्र ने अपने हाथ से उसकी ठुड्डी ऊपर की, ताकि वह उसकी आंखों में देख सके। आज से तुम्हारा झूठ खत्म, तुम्हारी आजादी खत्म। तुम सिर्फ मेरी हो, अहाना। अब मैं तुम्हें न तो साथी कहूंगा, न ही असिस्टेंट। तुम मेरी कैदी हो। और अब तुम्हारी सजा शुरू होती है। रुद्र ने अहाना को धक्का दिया और बिना एक और शब्द बोले कमरे से बाहर निकल गया। वह अहाना को उसी फटी हुई हालत में अकेला छोड़ गया। अहाना जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। शर्म, डर और धोखे के अपराध बोध से उसका दम घुट रहा था। वह जानती थी कि जंग अब तक बाहर थी, लेकिन अब रुद्र उसे अंदर से तोड़ने वाला था। चैप्टर 24, टूटे दिल का कोमल दर्द और क्लब का निमंत्रण। अगली सुबह रुद्राथ मेंशन में गहरा सन्नाटा पसरा था, जो पिछली रात के विस्फोटक दृश्य के बाद और भी भयानक लग रहा था। अहाना जब अपने मास्टर बेडरूम से नीचे आई, तो उसने देखा कि रुद्र जा चुका था। उसकी उपस्थिति ही क्रोध और भय का प्रतीक थी, और उसकी अनुपस्थिति भविष्य की अनिश्चितता का। अहाना ने रात भर शर्म और अपमान में गुजारी थी। रुद्र की क्रूरता ने उसे शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से तोड़ दिया था। अब वह उस टूटे हुए दिल के साथ धीरे धीरे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ी। डाइनिंग हॉल में एक नौकर विनम्रता से उसके सामने आया। मैम, नौकर ने धीमी आवाज में कहा, रुद्र सर ने कहा है कि आप नाश्ता कर लें। उन्होंने आदेश दिया है कि आप आज सारा दिन घर पर ही रहें। अहाना ठिठक गई। उसने नौकर की तरफ देखा, जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास न हो। कल रात रुद्र ने उसे पूरी तरह से अपमानित किया था, उसकी इज्जत को तार-तार किया था, और आज सुबह वह उसकी फिक्र कर रहा था, नाश्ता कर लेने के लिए कह रहा था। अहाना को महसूस हुआ कि रुद्र का क्रोध केवल उसके अहंकार को ठेस पहुंचने के कारण था, लेकिन उसका जुनूनी स्नेह अभी भी जिंदा था। वह उसे तोड़ना चाहता था, पर उसे भूखा नहीं रखना चाहता था। उसके टूटे हुए दिल में एक कोमल, मीठा दर्द उठा। यह एहसास कि रुद्र उसकी सजा का सबसे बड़ा कारण होने के बावजूद उसकी सबसे ज्यादा परवाह करता है, अहाना के विरोध की दीवारों में एक और दरार पैदा कर गया। यह आदमी, यह जंगली है, यह शैतान है, लेकिन यह मुझे भूख में नहीं देख सकता। यह मुझे दर्द दे सकता है, पर मेरी जरूरतें पूरी करता है। क्या यह सिर्फ अधिकार है, या इसके पीछे कुछ और है? मैं इससे नफरत करती हूँ, पर क्या नफरत की यह डोर कहीं प्यार से जुड़ी हुई तो नहीं? मैं रुद्र की कैदी हूँ, लेकिन क्या यह मेरे प्रति उसका जुनून नहीं है? अहाना ने चुपचाप नाश्ता किया, लेकिन उसके दिल में रुद्र के लिए नफरत के साथ साथ एक अजीब सी जगह भी बन रही थी। वह जानती थी कि यह खतरनाक है, पर रुद्र का यह जटिल व्यवहार उसे भ्रमित कर रहा था। दूसरी ओर रुद्राथ लॉजिस्टिक्स के भव्य ऑफिस में रुद्र अपने केबिन में बैठा था। वह मेज पर फाइलें फैलाए हुए था, लेकिन उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें फाइलों पर थीं, पर दिमाग में सिर्फ अहाना का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था, खासकर वह क्षण जब उसने उसका सूट फाड़ा था। रुद्र का चेहरा कठोर था, लेकिन उसकी आंखों में गहन पछतावा और अकेलापन झलक रहा था। उसने हिंसा करके अपने प्यार का अपमान किया था, और अब वह खुद को नफरत कर रहा था।
उसने गुस्से में अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली, जैसे वह समय को भी नियंत्रित करना चाहता हो। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और उसके दो सबसे करीबी दोस्त अंदर आए। अंकित कपूर और दिनेश राणा। विक्रांत राणा से कोई संबंध नहीं। दोनों रुद्र के विपरीत बिल्कुल मस्ती के मूड में थे। दोस्तों का हस्तक्षेप। अंकित, जो अपनी मजाकिया और बेफिक्र अंदाज के लिए जाना जाता था, रुद्र के सामने की कुर्सी पर आराम से बैठ गया। यार रुद्र, क्या हो गया तुझे? अंकित ने उसकी तरफ आंख मारी। तेरा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे तूने किसी बैंक को नहीं, अपनी बीवी को लूटा हो। रुद्र ने अपने दोस्तों को देखा और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, जो असफल रही। काम है अंकित, रुद्र ने कठोर आवाज में कहा। बाहर जाओ। दिनेश, जो शांत और समझदार था, ने स्थिति को भापा। उसने रुद्र के मेज पर बिखरी फाइलों को देखा। रुद्र, यार, तू काम कर रहा है या फाइलों को घूर रहा है? दिनेश ने कहा। हमने सुना कि तू अपनी नई असिस्टेंट को लेकर आजकल हर जगह जा रहा है, पर आजकल तो बहुत टाइट लग रहा है। पर्सनल लाइफ को काम से दूर रखो, रुद्र ने चेतावनी दी। अंकित उठकर रुद्र के कंधे पर हाथ रखा। अरे, बस कर यार, अब बहुत हो गया। चल, आज रात क्लब चलते हैं। बहुत दिन हो गए, थोड़ा दिमाग फ्रेश कर। सुना है वहां कुछ नई वैरायटी आई है। रुद्र का चेहरा सख्त हो गया। क्लब और वैरायटी का मतलब बहाना को भूलने की कोशिश करना था, और वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। मुझे नहीं आना, रुद्र ने जोर देकर कहा। दिनेश ने रुद्र के मेज से एक फाइल उठाई और उसे वापस फेंक दिया। अबे चल, काम तो कल भी होगा। तू पिछले 3 दिन से अजीब है। या तो तू अपनी उस असिस्टेंट के प्यार में पड़ गया है, या फिर तू कोई बड़ा राज छिपा रहा है। दोनों ही सूरत में तुझे एक ब्रेक चाहिए। अंकित ने रुद्र की बाह पकड़ ली। आज कोई नहीं चलेगी। हम पहले ही 2 और लोगों को बुला चुके हैं। शाम 7 बजे, द नाइटफॉल क्लब। तू आएगा? रुद्र ने विरोध किया, लेकिन उसके दोस्त उसकी एक नहीं सुन रहे थे। रुद्र का मन भी कहीं न कहीं बदलना चाहता था। आहाना के धोखे और उसकी कोमलता के बीच फंसा हुआ उसका दिल शांति चाहता था। ठीक है, रुद्र ने अंत में हारी हुई आवाज में कहा। पर सिर्फ 1 घंटे के लिए। अंकित और दिनेश ने जीत की मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा। रुद्र ने हाँ कर दी थी, लेकिन रुद्र जानता था कि क्लब में गम भुलाने के बजाय वह शायद और ज्यादा गुस्से और जुनून के साथ वापस रुद्रात मेंशन जाएगा, और उस रात तहाना का सामना अनिश्चित होगा। चैप्टर 25, क्लब की आग, अधिकार, नफरत और अप्सरा का सच। शाम के 7 बजे रुद्र, अंकित और दिनेश द नाइटफॉल क्लब के अंदर थे। रुद्र को सार्वजनिक भीड़ में घुलना पसंद नहीं था। उसे नियंत्रण पसंद था, और भीड़ हमेशा अनियंत्रित होती थी। इसलिए उन्होंने क्लब का सबसे शानदार प्राइवेट रूम बुक किया, जो जमीन से ऊपर था। यह कमरा पूरी तरह से कांच का बना था, जिससे नीचे का पूरा डांस फ्लोर और क्लब का हर कोना साफ दिखाई देता था। यह रुद्र के लिए देखने और नियंत्रित करने का आदर्श स्थान था। खुद हिस्सा बने बिना सब पर नजर रखना। वे सब बैठे थे कि तभी कॉलेज के 2 और दोस्त, गौरव और तरुण, उन्हें देखकर ऊपर आए। गौरव ने रुद्र को देखा, जो गुस्से और तनाव में वाइन का ग्लास पकड़े था। यार रुद्र, तू हमेशा ऐसे गुस्से में क्यों रहता है? चल, आज डांस करते हैं। तेरा ये गुस्से वाला चेहरा भी ठीक हो जाएगा, रुद्र ने सीधा जवाब दिया। उसकी आवाज में ठोस अस्वीकृति थी। मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं करना डांस। अंकित और दिनेश ने उसे मनाने की कोशिश की,
अरे चल यार, थोड़ा रिलैक्स हो जा। लेकिन रुद्र अडिग था। तुम सब जाओ, रुद्र ने उन्हें हाथ के इशारे से दूर किया। मैं यहीं से तुम सबको देख रहा हूँ। रुद्र की कठोरता देखकर सब दोस्त नीचे डांस फ्लोर पर चले गए। रुद्र अकेला बैठा वाइन पी रहा था। उसकी आंखें नीचे डांस फ्लोर पर थी, लेकिन उसका दिमाग रुद्रात मेंशन में आहाना के फटे हुए सूट और उसके रोते हुए चेहरे में फंसा था। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की, जिसने काफी छोटे डिजाइनर कपड़े पहने थे, गहरे आत्मविश्वास और अदा के साथ रुद्र के प्राइवेट रूम में दाखिल हुई। वह रुद्र के सामने की सीट पर बैठ गई और गर्व से उसे देखने लगी। वह तवज्जो की आदी थी, लेकिन रुद्र ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें नीचे डांस फ्लोर पर शून्य में टिकी थी। यह रुद्र के अंदरूनी संघर्ष का प्रतीक था। बाहर की कोई खूबसूरती अब उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी, जब तक उसके अधिकार वाली लड़की उसके पास नहीं थी। लड़की का गुरूर अपमान में बदल गया। रुद्र का उसे नजरअंदाज करना उसके लिए असहनीय था। वह गुस्से से उठी, हाथ में अपना वाइन का ग्लास लिया और सीधे रुद्र की गोद में आकर बैठ गई। रुद्र को अचानक अपनी गोद में किसी का वजन महसूस हुआ। उसका गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। अधिकार की इस सीधी चुनौती को वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था, खासकर तब जब उसका दिमाग पहले से ही जुनून में जल रहा था। रुद्र एक झटके में पूरी ताकत से खड़ा हो गया। रुद्र के इस अचानक एक्शन से वह लड़की खुद को संभाल नहीं पाई और फर्श पर गिर गई। वाइन का ग्लास भी उसके पास ही गिरकर टूट गया। रुद्र ने उसे एक पल के लिए भी नहीं देखा। उसका चेहरा क्रोध और तिरस्कार से कठोर था। वह लड़की वहीं से खड़ी होकर लगभग चीखते हुए बोली, रुद्र सिंह, तुम्हें किस बात का इतना घमंड है, जो तुम मुझ जैसी लड़की तक को नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए कोई अप्सरा आएगी तो तुम गलत हो? रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने टक्सीडो को ठीक किया और फिर से जाने लगा। लड़की की आवाज और अपमान उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह हिम्मत जुटाकर बोली, जो रुद्र के दिल पर सीधा वार था, रुद्र सिंह, अगर तुम्हें अप्सरा जैसी लड़की मिल भी जाएगी तो तुम्हें उसका प्यार कभी नहीं मिलेगा। तुम उसे बस हासिल कर सकते हो, उसका प्यार नहीं बना सकते। यह बात रुद्र के अंदरूनी सच पर सीधा वार थी। इस बार रुद्र नहीं रुका। वह तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। वह लड़की जो कह रही थी, वह कड़वा सच था। वह आहाना से प्यार करता था। यह जुनूनी, अधिकार वाला प्यार था, लेकिन प्यार था। वह जानता था कि वह चाहता तो अभी आहाना को अपना बना लेता, उसे अपने पास रखता, लेकिन वह जानता था कि वह उसे हासिल कर लेगा, प्यार नहीं। वह आहाना के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। रुद्र के लिए प्यार पर अधिकार करना ज्यादा जरूरी था। रुद्र ने दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकल गया, पीछे उस अपमानित लड़की और बिखरे हुए सच को छोड़ गया। नीचे डांस फ्लोर पर अंकित और दिनेश ने रुद्र को भयंकर गुस्से में जाते देखा। वे तुरंत उसके पास भागे। रुद्र, क्या हुआ? अंकित ने घबराकर पूछा। तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या कुछ हुआ? रुद्र ने अंकित की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वह सीधा पार्किंग की तरफ बढ़ा, अपनी कार में बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। उसके दोस्त भी बिना किसी सवाल के उसकी कार में बैठ गए। रुद्र ने कार रुद्रात मेंशन के लिए तेज रफ्तार से निकाल दी। उसका मन बना चुका था, उसे अब शांति नहीं, अधिकार चाहिए था।
और वह जानता था कि उसका अधिकार और अकेलापन सिर्फ अहाना के साथ खत्म हो सकता है। चैप्टर 26 अकेलापन, नशा और अधिकार का टूटता भ्रम। रुद्राथ मेंशन के विशाल हॉल में उदासी का माहौल छाया हुआ था। अहाना एक कोने में अकेली बैठी थी। उसके दिल में पिछली रात के अपमान का दर्द और रुद्र की क्रूर फिक्र का अजीब सा मिश्रण था। वह शांत थी, लेकिन उसका मन तूफान में फंसा था। तभी एक भरोसेमंद पुराना नौकर उसके पास आया। मैम, क्या आपके लिए डिनर लगा दूं? नौकर ने आदर से पूछा। अहाना ने निराशा में सिर हिलाया। नहीं, रुद्र को आने दो। नौकर ने दुख से अहाना की तरफ देखा। मैम, आप खा लीजिए। रुद्र सर का कोई ठीक नहीं रहता है। वह कब घर आते हैं और कब जाते हैं। नौकर की यह बात अहाना को अजीब लगी। रुद्र जो हर चीज को नियंत्रित करता था, वह अपने आने जाने के समय पर अनियंत्रित क्यों था? ऐसा क्यों? अहाना ने अचरज से पूछा। नौकर ने शांत, दबी हुई आवाज में एक ऐसा राज खोला जो रुद्र के कठोर बाहरी कवच को तोड़ता था। क्योंकि मैम, सर हमेशा से अकेले रहे हैं। उनका कोई नहीं है। और वह रुद्राथ मेंशन क्यों आएंगे, जब कोई है ही नहीं घर पर उनका इंतजार करने के लिए? अहाना को गहरा आघात लगा। उसने प्रश्न किया, तो फिर रुद्र ने इतना बड़ा घर क्यों बनवाया है? नौकर ने तथ्यात्मक जवाब दिया। क्योंकि मॉम, सर दुनिया के लिए एक माफिया है। और माफिया के लोग अमीर होते हैं। उनके पास बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए सर ने रुद्राथ मेंशन बनाया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये घर कम और होटल ज्यादा है। नौकर इतना बोलकर चला गया। अहाना स्थिर बैठी रही। उसका दिमाग अकेलेपन के उस भयानक सच को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या यह आदमी सचमुच अकेला है? इसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि यह अकेला है। भले ही यह गुस्से में रहता है, लेकिन मुझे लगा इसके घर में परिवार होगा और इसके क्रोध के कारण वे इसे अपने साथ नहीं रखते होंगे। अहाना के नफरत भरे दिल में रुद्र के लिए पीड़ा महसूस हुई। उसका क्रूर अधिकार अब उसे अकेलेपन की त्रासदी जैसा लगा। यह नया एहसास उसके विरोध को कमजोर कर रहा था। अहाना अभी सोच ही रही थी कि तभी बाहर गाड़ी की तेज आवाज आई। अहाना ने तुरंत खिड़की से देखा। वह रुद्र की कार थी। रुद्र कार से बाहर निकला और अहाना का दिल दहल गया। वह लड़खड़ा रहा था। उसका टक्सीडो अस्तव्यस्त था और उसकी चाल बता रही थी कि उसने काफी नशा किया है। क्लब से निकलने के बाद रुद्र ने सड़क पर एक बार देखा था और अकेलेपन और अस्वीकृति के गम में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अंकित और दिनेश ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रुद्र ने किसी की नहीं सुनी। अंकित और दिनेश जल्दी से कार से बाहर निकले और रुद्र को पकड़ लिया। डर था कि वह कहीं गिर न जाए। अहाना ने यह सब देखा। रुद्र का अपमान उसे याद नहीं रहा। उसे सिर्फ वह अकेलापन याद आया जो नौकर ने बताया था। फिक्र और अधिकार की भावना से वह दौड़कर दरवाजे की तरफ भागी। तब तक अंकित और दिनेश रुद्र को खींचकर हॉल के अंदर ला चुके थे। अहाना रुद्र को इस कमजोर हालत में देखकर बेचैन हो गई। उसने तुरंत रुद्र से पूछा। उसकी आवाज में गहरी फिक्र थी। रुद्र, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों हैं? रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अंधेरे में थी, दर्द से भरी, लेकिन अधिकार अभी भी था। अंकित और दिनेश ने अहाना को पहली बार देखा। वे दोनों हैरान थे। उन्होंने देखा कि यह लड़की कोई साधारण असिस्टेंट नहीं थी। अंकित और दिनेश का आंतरिक अवलोकन, यह वही लड़की है। रुद्र वह था जिसके लिए दुनिया की कोई भी लड़की एक उंगली के इशारे पर आ सकती है, जिसने आज तक किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा,
वह इस लड़की के लिए ऐसा हो गया है कि आज इतना ज्यादा नशा कर लिया कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। वे दोनों हैरानी से अहाना को देख रहे थे। अहाना ने उनके घूरने को महसूस किया और उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। अहाना रुद्र के करीब गई और फिर से पूछा, रुद्र, क्या हुआ? क्या आपने ड्रिंक किया है? अहाना की बात सुनकर रुद्र ने अचानक खुद को अंकित और दिनेश से अलग किया। वह लड़खड़ाया। रुद्र ने एक भी शब्द नहीं कहा, नहीं अहाना की तरफ देखा। वह सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जैसे उसका गुरूर उसे मदद लेने से रोक रहा था। वह लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे ही वह सीढ़ियों के किनारे पहुंचा, उसका पैर फिसला और वह गिरने लगा। अहाना ने चीख मारी और दौड़कर उसके पास गई और तुरंत उसका हाथ पकड़ा। रुद्र को गिरने से रोक लिया। वह कुछ पल के लिए अहाना के स्पर्श में स्थिर रहा, लेकिन अगले ही पल रुद्र को अधिकार और धोखे का एहसास हुआ। उसने गहरे गुस्से में अपना हाथ अहाना के हाथ से अलग किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? रुद्र की आवाज में तीखा दर्द और अस्वीकृति थी। रुद्र के अचानक हाथ खींचने से अहाना फिर से लड़खड़ाई, पर खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह दर्द रुद्र के नशे या अधिकार का नहीं था, बल्कि उसकी अस्वीकृति का था। वह उसे बचाना चाहती थी, पर रुद्र ने उसे छूने तक नहीं दिया। रुद्र ने अहाना की तरफ नहीं देखा। वह लड़खड़ाते हुए ऊपर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अहाना बस वहीं खड़ी रह गई, उसके हाथ हवा में लटके थे। उसने उस बंद दरवाजे को देखा और फिर अंकित और दिनेश को, जो अब भी हैरानी में थे। अंकित और दिनेश को समझ नहीं आ रहा था कि जब रुद्र इस लड़की को इतना पसंद करता है, तो फिर वह इतना गुस्से में क्यों है। उनके लिए यह एक पहेली थी, लेकिन अहाना के लिए यह प्यार और अधिकार के बीच फंसे एक अकेले राजा की त्रासदी थी। चैप्टर 27 अनकहा प्यार, अधूरा नाश्ता और नए बंधन। अगली सुबह रुद्राथ मेंशन अभी भी शांत था, लेकिन अहाना आज जल्दी उठ गई थी। वह सीधे किचन में गई। उसके दिमाग में रुद्र का अकेलापन और पिछली रात की अस्वीकृति घूम रही थी। वह जानती थी कि रुद्र कल रात जो भी था, वह उसके दर्द की वजह से था। किचन के सर्वेंट उसे देखकर हैरान थे। मॉम, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए? अहाना ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान थकी हुई थी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आज नाश्ता बनाऊंगी। तुम बस सारा सामान निकाल दो। सर्वेंट संकोच में थे। मॉम, अगर आपको कोई खास नाश्ता करना है, तो बता दीजिए, हम बना देंगे। अहाना ने सर्वेंट की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक अथक स्नेह था। नहीं, मुझे कुछ खास नाश्ता नहीं करना है, लेकिन तुम्हारे बॉस तुम्हारे हाथ का नाश्ता करके बोर हो गए होंगे। इसलिए सोचा, आज मैं अपने हाथ से उसके लिए नाश्ता बना लूं। सर्वेंट को अहाना के इरादे समझ में आ गए। यह माफी और प्रेम का एक अनोखा प्रदर्शन था। उन्होंने कुछ नहीं कहा और तुरंत नाश्ता बनाने का सामान निकालने लगे। अहाना जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। उसे याद था कि रुद्र को लेट करना पसंद नहीं। उसने प्यार और उम्मीद से सारे व्यंजन तैयार किए, खासकर रुद्र के पसंदीदा। सारा नाश्ता बनाकर अहाना ने सर्वेंट से कहा, तुम सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाओ। मैं तब तक आती हूँ अपने कमरे में से। इतना बोलकर अहाना चली जाती है। सर्वेंट ने सारा नाश्ता सजाकर टेबल पर लगाया। हर व्यंजन में अहाना के प्रयास और स्नेह की झलक थी। तभी रुद्र अंकित के साथ हॉल में आ गया। रुद्र थोड़ा कठोर लग रहा था। पिछली रात का नशा उसके चेहरे पर तनाव छोड़ गया था। रुद्र अपनी कुर्सी पर बैठते हुए अंकित से पूछता है,
दिनेश कहाँ है? क्या वह कल रात ही चला गया? अंकित कोई जवाब दे पाता इससे पहले दिनेश उन दोनों के पास आते हुए मस्ती से कहता है, अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? हम तो अब कुछ दिन यहीं रहने आए हैं। दिनेश की बात सुनकर रुद्र आंखें छोटी करके उसे देखने लगता है, जैसे पूछ रहा हो, कौन सी खुशी में तुम मेरे घर रहने आए हो? क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? दिनेश हंसते हुए अपनी चेयर पर बैठकर कहता है, अरे यार, काम धंधा का क्या है, वह तो हमेशा रहता है। और मैं कौन सा काम छोड़ रहा हूँ? मैं तो यहीं से भी काम कर लूंगा। रुद्र दिनेश की बात सुनकर आगे कुछ नहीं कहता है। वह सीधे सर्वेंट की तरफ देखकर थोड़े गुस्से में कहता है, तुम सब देख क्या रहे हो? नाश्ता सर्व करो। सर्वेंट एक दूसरे को देखते हैं। वे सब सोच रहे थे कि आज का नाश्ता अहाना ने बनाया है। रुद्र को खुश करने के लिए उसी के हाथों से सर्व होना चाहिए, क्योंकि वह नाश्ता बनाते समय बहुत खुश थी। रुद्र जब देखता है कि सर्वेंट नाश्ता सर्व नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें घूरते हुए कहता है, अब एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? कोई मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या? नाश्ता सर्व करने के लिए? रुद्र की गुस्से भरी आवाज सुनकर एक सर्वेंट आगे आकर रुद्र और उसके दोस्तों को नाश्ता सर्व कर देता है। रुद्र को आज का नाश्ता कुछ अलग लगता है। इसमें एक खास स्वाद और स्नेह था। लेकिन फिर वह बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगता है। रुद्र को जल्दी जल्दी नाश्ता करते देख अंकित सैंडविच का एक टुकड़ा मुंह में रखकर पूछता है, अरे रुद्र, तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? रुद्र कोई जवाब नहीं देता है। वह जल्दी से नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलना चाहता है। उसे लग रहा था कि अहाना अभी तक उठी नहीं है और वह उसके उठने से पहले ही रुद्रात मेंशन से निकल जाना चाहता था, ताकि उसे देखकर उसे अपने किए हुए हरकत पर बार बार शर्मिंदा न होना पड़े। रुद्र जल्दी से नाश्ता करके अपनी चेयर पर से उठकर अंकित और दिनेश को देखते हुए कहता है, मैं कार में तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ। आ जाओ। इतना बोलकर वह चला जाता है। अंकित और दिनेश भी जल्दी से अपना नाश्ता करके चले जाते हैं। अहाना जब अपना फोन लेकर कमरे से आती है, तो देखती है कि सर्वेंट डाइनिंग टेबल पर से सारा सामान समेट रहे हैं। अहाना उनके पास जाकर हैरानी से कहती है, अरे, वह मुझे एक कॉल आ गया था, इसलिए आने में देर हो गई। और तुम सब सारा सामान लेकर किचन में क्यों जा रहे हो? अभी तो रुद्र ने नाश्ता भी नहीं किया। अहाना की बात सुनकर सारे सर्वेंट एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक सर्वेंट आगे आकर कहता है, मॉम, बॉस ने नाश्ता कर लिया। सर्वेंट की बात सुनकर अहाना उसे हैरानी से देखने लगती है और उसके मुंह से निकलता है, कब? अभी थोड़ी देर पहले, मॉम। सर्वेंट कहता है, हम आपका ही वेट कर रहे थे, लेकिन आप नहीं आ रही थी और बॉस भी गुस्सा करने लगे, तो हमें नाश्ता सर्व करना पड़ा। सर्वेंट की बात सुनकर अहाना को बहुत बुरा लगता है। रुद्र उसके बिना ही नाश्ता करके चला गया। उसने जो प्यार और स्नेह नाश्ते में दिया था, वह अधूरा रह गया था। वह बिना कुछ कहे जाने लगती है। तभी वह सर्वेंट फिर से कहता है, मॉम, क्या हम आपके लिए नाश्ता लगा दें? सर्वेंट की बात का अहाना कोई जवाब नहीं देती है। वह सीधा अपने कमरे में जाती है और अपना पर्स लेकर तुरंत कमरे से बाहर आ जाती है। वह रुद्रात मेंशन से बाहर जाने लगती है। तभी उसे मेंशन के बाहर खड़े बॉडीगार्ड रोकते हुए कहता है, मॉम, आप कहीं नहीं जा सकती हैं। बॉडीगार्ड की बात सुनकर अहाना उसे देखती है, जैसे पूछ रही हो, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? बॉडीगार्ड अहाना की नज़र खुद पर महसूस करके धीरे से कहता है, माफ कीजिएगा मैम, लेकिन आप मेंशन से बाहर नहीं जा सकती हैं। बॉस का ऑर्डर है, आपको कहीं जाने नहीं दिया जाए। बॉडीगार्ड की बात सुनकर अहाना बॉडीगार्ड से कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वह जानती है वह जो कुछ भी कर रहा है रुद्र के कहने पर कर रहा है।
वह गुस्से से अपने कमरे में जाती है और पर्स बेड पर फेंकते हुए गुस्से से कहती है, मैं इस रुद्र का क्या करूं? जब भी मैं इसे समझने की कोशिश करती हूँ, यह उतना ही कुछ ऐसा करता है कि मुझे इससे नफरत होने लगती है। अहाना जान गई थी कि विक्रांत से मिलने की सजा उसे मिल चुकी थी। अब वह केवल मानसिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी इस मेंशन की कैदी थी। उसकी आज़ादी पर एक नया, जबरदस्त बंधन लगा दिया गया था। चैप्टर 28 अकेलापन, पसंद और रहस्यमय मुस्कान। रुद्रात ऑफिस में लिफ्ट से निकलकर रुद्र अपने केबिन की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ अंकित और दिनेश भी थे। दिनेश ने रुद्र के चेहरे पर देखा, वह अभी भी कल रात की अस्वीकृति और आज सुबह की जल्दबाजी के कारण तनाव में था। रुद्र, क्या तुम अहाना से नहीं मिलना चाहता था? दिनेश ने सीधे सवाल किया। इसलिए न तुम जल्दी जल्दी नाश्ता करके चले आए? रुद्र ने केबिन का गेट खोला और अंदर चला गया। उसने दिनेश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका मौन ही उसका गुस्सा और विचलित मन दोनों दर्शा रहा था। दिनेश ने अपने आश्चर्य को व्यक्त किया। अरे यार, अंकित, हम तीनों में से सबसे खड़ूस तो यह रुद्र है, लेकिन फिर भी सारी लड़कियां इसे ही क्यों पसंद करती हैं? कॉलेज में भी सब इसके पीछे ही रहती थी, लेकिन यह था जो किसी को एक नज़र देखता तक नहीं था। दिनेश की बात सुनकर रुद्र ने एक नज़र उसे देखा। वह एक चेतावनी थी। फिर बिना कुछ बोले अपनी चेयर पर बैठ गया और लैपटॉप ऑन कर लिया। अंकित रुद्र के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहता है, अरे दिनेश, यही तो कारण है। जो लड़का सबको इग्नोर करता था, यह जानते हुए कि वह उसे पसंद करती है, फिर भी उस लड़की को बात तो दूर की बात, देखता तक नहीं था। और आज देखो, वही हो रहा है रुद्र के साथ। जिसे वह पसंद करता है, वह लड़की इसे नफरत करती है। अंकित की बात सुनकर रुद्र, जो लैपटॉप पर काम कर रहा था और पूरी कोशिश कर रहा था कि उन दोनों की बातों पर ध्यान न दे, वह गुस्से से अंकित की तरफ देखने लगता है। अंकित रुद्र को खुद की तरफ देखते हुए देखकर जबरदस्ती का हंसते हुए कहता है, अरे, तुम मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हो? क्या मैंने जो कहा वह गलत है? क्या तुमने कॉलेज में कितनी ही लड़कियों का दिल नहीं तोड़ा है? और अभी देख खुद को, एशिया का टॉप बिजनेस माफिया एक लड़की के लिए कैसा हो गया है। अंकित की बात सुनकर रुद्र कुछ नहीं कहता है। उसका गुस्सा सच्चाई से मिल गया था। तभी दिनेश विश्लेषण पेश करता है। अंकित, तुम गलत बोल रहे हो। रुद्र में ऐसा कोई अवगुण नहीं है जो लड़कियां उसे रिजेक्ट कर दें, चाहे वह अहाना ही क्यों न हो। लेकिन मैंने कल रात अहाना को देखा था, जब रुद्र नशे में था, तो वह कितना परेशान हो रही थी। दिनेश की बात सुनकर अंकित कहता है, मतलब क्या? अहाना को रुद्र पसंद है? अंकित का सवाल सुनकर रुद्र भी दिनेश को देखने लगता है, जैसे वह भी जानना चाहता हो कि दिनेश क्या कहना चाहता है। दिनेश रुद्र और अंकित को खुद की तरफ देखते हुए देखकर कहता है, रुद्र, मुझे यह तो नहीं पता अहाना तुमसे प्यार करती है या नहीं, लेकिन मुझे यह समझ आ गया, अहाना रुद्र सिंह माफिया से नफरत करती है, न कि रुद्र से। दिनेश की बात सुनकर रुद्र चेयर पर सिर पीछे करके दिनेश की बात सुनने लगता है। यह पहला मौका था जब किसी ने उसके जुनून और अधिकार को व्यक्तिगत नफरत से अलग किया था। और तुम यह बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? अंकित पूछता है। अंकित की बात सुनकर दिनेश आगे कहता है, क्योंकि मैंने कल रात अहाना की आंखों में रुद्र के लिए फिक्र देखा था। और रात में भी रुद्र के सो जाने के बाद अहाना रुद्र के कमरे में गई थी। अंकित चौंक जाता है। क्या? और तुम्हें ये सब कैसे पता? दिनेश मुस्कुराते हुए बताता है, और आज सुबह हम सबने जो नाश्ता किया था रुद्र की पसंद का, वह सब भी अहाना ने खुद अपने हाथों से बनाया था। अंकित फिर पूछता है,
क्या आज का नाश्ता अहाना ने बनाया था? अगर उसने बनाया था, तो वह डाइनिंग टेबल पर हम सबके साथ नाश्ता करने क्यों नहीं आई? अंकित की बात सुनकर दिनेश रुद्र की तरफ देखकर पूरा राज खोलता है। जब रुद्र नाश्ता करके कार में हमारा वेट कर रहा था, तब मैं नाश्ता करके फोन लाने अपने कमरे में गया था। जब फोन लेकर आ रहा था, तब मैंने सुना अहाना सर्वेंट से बात कर रही थी और सर्वेंट ने उसे बताया कि रुद्र नाश्ता करके चला गया। यह सुनकर अहाना को बुरा लगा और वह बिना नाश्ता किए अपने कमरे में चली गई। दिनेश की बात सुनकर रुद्र को याद आता है कि आज का नाश्ता उसे और दिन से अलग और अच्छा लगा था। उसने सोचा नहीं था कि अहाना उसके लिए नाश्ता बनाई होगी। रुद्र अपनी चेयर से उठकर केबिन के बाहर की विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। वह अपने पेंट की पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर उसे जलाकर लंबी लंबी कश लेने लगता है। उसके चेहरे पर गहरा चिंतन था। अंकित और दिनेश रुद्र को विंडो के पास खड़ा देखकर उसके पास जाते हैं। रुद्र, अब तुम क्या सोच रहे हो? अंकित पूछता है। अब तो ऐसा लग रहा है अहाना भी तुम्हें पसंद करने लगी है। अंकित की बातों का रुद्र कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन वह यह जानकर कि अहाना उसे पसंद करने लगी है, उसके चेहरे पर एक रहस्यमय, अधिकार वाली मुस्कान आ जाती है। यह मुस्कान जीत और जुनून का मिश्रण थी। रुद्र को मुस्कुराते देख दिनेश और अंकित कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें नहीं पता था कि रुद्र अब क्या करने वाला था, लेकिन यह मुस्कान साफ कह रही थी कि जंग खत्म नहीं हुई थी। रुद्र ने बस अपनी रणनीति बदल दी थी। चैप्टर 29 मोमबत्ती की रोशनी में जुनून और अप्रत्याशित प्रेम का प्रश्न। रुद्र, अंकित और दिनेश के साथ रुद्राथ मेंशन पहुंचा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पूरा घर गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। घर को देखकर लग रहा था जैसे अंदर कोई नहीं है। अंकित ने अंधेरे में चारों तरफ देखते हुए कहा, रुद्र, क्या घर पर कोई नहीं है? रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा, लाइट ऑन करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, घर की एक भी लाइट नहीं जली। यह देखकर रुद्र की आंखें अंधेरे में ही छोटी हो गई और उसने गुस्से से नौकरों को आवाज दी, शंभू, सुमित, कहाँ मर गए हो सब के सब? रुद्र की गुस्से भरी आवाज सुनकर नौकर, शंभू और सुमित अंधेरे में ही दौड़ते हुए आए। अंकित और दिनेश ने तुरंत अपने फोन की लाइट ऑन कर ली थी। शंभू रुद्र के पास जाकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। रुद्र शंभू को देखकर गहरे गुस्से से कहता है, शंभू, ये सब क्या है? घर में लाइट क्यों नहीं है? शंभू ने डरते हुए कहा, पता नहीं, बॉस। शाम से ही घर में लाइट नहीं है। अंकित ने पूछा, क्या तुमने मीटर चेक किया? हो सकता है फ्यूज उड़ा हो। सुमित ने जवाब दिया, हमने चेक किया है। मीटर का फ्यूज ही गायब है। सुमित की बात सुनकर दिनेश के मुंह से अचानक निकलता है, क्या? पर फ्यूज कहाँ गायब हो सकता है? शंभू ने कहा, पता नहीं, सर। हमने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन फ्यूज कहीं नहीं मिला। रुद्र को अहाना की फिक्र हुई। अहाना कहाँ है? अहाना मॉम तो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है, शंभू ने जवाब दिया। शंभू की बात सुनकर रुद्र अंधेरे में ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसने अपने फोन की लाइट भी ऑन नहीं की थी। रुद्र को अंधेरे में ही जाते देख अंकित और दिनेश अपना फोन की लाइट दिखाते हुए रुद्र के पीछे पीछे चला जाता है। रुद्र जब अहाना के रूम में पहुंचा, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अहाना के पूरे कमरे में कैंडल जल रखी थी। उसके रूम को देखकर लगता ही नहीं था कि लाइट नहीं है। मोमबत्तियों की हल्की, सुनहरी रोशनी ने कमरे को एक रहस्यमय और कोमल रूप दे दिया था।
रुद्र के पीछे अंकित और दिनेश भी कमरे को देखकर हैरान थे। रुद्र कमरे में आया, उसकी आंखें कमरे में चारों तरफ दौड़ती हैं, लेकिन उसे अहाना कहीं नजर नहीं आती है। तभी दिनेश कहता है, लगता है अहाना कमरे में नहीं है। रुद्र को भी लगता है अहाना कमरे में नहीं है, तो वह जाने लगता है। अंकित और दिनेश भी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि वे दोनों गेट पर ही थे, इसलिए वे पहले निकल जाते हैं। रुद्र जैसे ही गेट के पास पहुंचता है, उसे बाथरूम का गेट खुलने की आवाज आती है। वह बाथरूम के गेट की तरफ देखता है। रुद्र कमरे को देखकर जितना हैरान नहीं हुआ था, उससे कहीं ज्यादा अभी हो गया था। अहाना फ्रेश होकर सिर्फ एक टॉवल में ही कमरे से बाहर आ गई थी। रुद्र उसे देखता ही रह जाता है। उसके गीले बालों से टपकता पानी जो उसके गोरे बदन पर किसी मोती की तरह लग रहा था, रुद्र को स्तब्ध कर गया। उसका गला सूखने लगता है। वह जल्दी से कमरे के गेट की तरफ घूमता है और कमरे का गेट अंदर से बंद कर देता है। अंकित और दिनेश रुद्र के गेट बंद करने से हैरान हो जाता है और एक दूसरे को देखने लगता है। ये क्या था? दिनेश कमरे के बंद गेट की तरफ देखकर कहता है, लगता है अहाना कमरे में ही है, इसलिए रुद्र ने गेट बंद कर दिया। अंकित अंदाजा लगाते हुए कहता है। दिनेश मुंह बनाते हुए कहता है, अरे अहाना कमरे में है, तो हमें क्यों बाहर निकल दिया? हम भी अहाना से मिल लेते, कल तो सही से मिल भी नहीं पाए थे। तुम क्यों कबाब में हांडी बना चाहते हो? अब चलो यहाँ से बाद में मिल लेना, अंकित बोलकर आगे बढ़ जाता है। अहाना जब गेट बंद होने की आवाज सुनती है, तो गेट की तरफ देखती है। रुद्र को अपने कमरे में देखकर वह भी हैरान हो जाती है। उसने सोचा नहीं था कि रुद्र उसके कमरे में होगा, इसलिए वह टॉवल में ही कमरे में आ गई थी। वह जल्दी से बाथरूम की तरफ भागने लगती है। रुद्र उसके पास ही आ रहा था। तभी अहाना को ख्याल आता है कि उसके कपड़े तो बेड के पास हैं, तो वह जल्दी से बेड के पास जाती है और अपना कपड़ा लेकर वापस से बाथरूम की तरफ भागने लगती है। अहाना भाग पाती उससे पहले ही रुद्र अहाना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। रुद्र के अचानक खींचने से अहाना के हाथ से उसके कपड़े छूट जाते हैं और वह सीधा रुद्र के सीने से जा लगती है। वह डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे डर था कहीं उसका टॉवल न खुल जाए। उसकी सांसें तेज चल रही थी। रुद्र का भी दिल जोर से धड़क रहा था, जिसे अहाना महसूस कर पा रही थी। रुद्र अपना सर झुकाकर अहाना के चेहरे को देखता है, जो डर और शर्म से अपना सर रुद्र के सीने में छुपा रही थी। रुद्र अपने हाथ से अहाना की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है। अहाना अपनी आंखें और जोर से बंद कर लेती है। अहाना को ऐसे देखकर रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है। वह अहाना के चेहरे को एकटक देखता रहता है। उसकी आंख की पलकों पर पानी की बूंदें अभी भी थी। रुद्र उसकी नाक को देखता है, जो रुद्र के मजबूत सीने पर लगने की वजह से लाल हो गई थी। रुद्र उसके गाल को देखता है, जो शर्म की वजह से टमाटर की तरह लाल लग रही था। अब रुद्र की नजर अहाना के होठों पर ठहर गई, जो बिना लिपस्टिक लगाए ही बेबी पिंक कलर की हो गई थी। अहाना के होंठ देखकर रुद्र का गला सूखने लगता है। रुद्र अहाना के होठों को देखते हुए ही धीरे से कहता है, कैन यू किस मी? रुद्र की बात सुनकर अहाना की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं और उसकी आंखें रुद्र की आंखों से जा मिलती हैं, जो उसे ही बड़े ध्यान से देख रहा था। एक ऐसा प्रश्न जिसने नफरत, अधिकार और अनकहे प्यार की सभी सीमाओं को तोड़ दिया था। चैप्टर 29 मोमबत्ती की रोशनी में जुनून और अप्रत्याशित प्रेम का प्रश्न। रुद्र, अंकित और दिनेश के साथ रुद्राथ मेंशन पहुंचा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पूरा घर गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। घर को देखकर लग रहा था जैसे अंदर कोई नहीं है।
अंकित ने अंधेरे में चारों तरफ देखते हुए कहा, रुद्र, क्या घर पर कोई नहीं है? रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा, लाइट ऑन करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, घर की एक भी लाइट नहीं जली। यह देखकर रुद्र की आंखें अंधेरे में ही छोटी हो गई और उसने गुस्से से नौकरों को आवाज दी, शंभू, सुमित, कहाँ मर गए हो सब के सब? रुद्र की गुस्से भरी आवाज सुनकर नौकर, शंभू और सुमित अंधेरे में ही दौड़ते हुए आए। अंकित और दिनेश ने तुरंत अपने फोन की लाइट ऑन कर ली थी। शंभू रुद्र के पास जाकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। रुद्र शंभू को देखकर गहरे गुस्से से कहता है, शंभू, ये सब क्या है? घर में लाइट क्यों नहीं है? शंभू ने डरते हुए कहा, पता नहीं, बॉस। शाम से ही घर में लाइट नहीं है। अंकित ने पूछा, क्या तुमने मीटर चेक किया? हो सकता है फ्यूज उड़ा हो, सुमित ने जवाब दिया। हमने चेक किया है, मीटर का फ्यूज ही गायब है। सुमित की बात सुनकर दिनेश के मुंह से अचानक निकलता है, क्या? पर फ्यूज कहाँ गायब हो सकता है? शंभू ने कहा, पता नहीं, सर। हमने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन फ्यूज कहीं नहीं मिला। रुद्र को अहाना की फिक्र हुई। अहाना कहाँ है? अहाना मॉम तो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है, शंभू ने जवाब दिया। शंभू की बात सुनकर रुद्र अंधेरे में ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसने अपने फोन की लाइट भी ऑन नहीं की थी। रुद्र को अंधेरे में ही जाते देख अंकित और दिनेश अपना फोन की लाइट दिखाते हुए रुद्र के पीछे पीछे चला जाता है। रुद्र जब अहाना के रूम में पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अहाना के पूरे कमरे में कैंडल जल रखी थी। उसके रूम को देखकर लगता ही नहीं था कि लाइट नहीं है। मोमबत्तियों की हल्की सुनहरी रोशनी ने कमरे को एक रहस्यमय और कोमल रूप दे दिया था। रुद्र के पीछे अंकित और दिनेश भी कमरे को देखकर हैरान थे। रुद्र कमरे में आया, उसकी आंखें कमरे में चारों तरफ दौड़ती हैं, लेकिन उसे अहाना कहीं नजर नहीं आती है। तभी दिनेश कहता है, लगता है अहाना कमरे में नहीं है। रुद्र को भी लगता है अहाना कमरे में नहीं है, तो वह जाने लगता है। अंकित और दिनेश भी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि वे दोनों गेट पर ही थे, इसलिए वे पहले निकल जाते हैं। रुद्र जैसे ही गेट के पास पहुंचता है, उसे बाथरूम का गेट खुलने की आवाज आती है। वह बाथरूम के गेट की तरफ देखता है। रुद्र कमरे को देखकर जितना हैरान नहीं हुआ था, उससे कहीं ज्यादा अभी हो गया था। अहाना फ्रेश होकर सिर्फ एक टॉवल में ही कमरे से बाहर आ गई थी। रुद्र उसे देखता ही रह जाता है। उसके गीले बालों से टपकता पानी जो उसके गोरे बदन पर किसी मोती की तरह लग रहा था, रुद्र को स्तब्ध कर गया। उसका गला सूखने लगता है। वह जल्दी से कमरे के गेट की तरफ घूमता है और कमरे का गेट अंदर से बंद कर देता है। अंकित और दिनेश रुद्र के गेट बंद करने से हैरान हो जाता है और एक दूसरे को देखने लगता है। ये क्या था? दिनेश कमरे के बंद गेट की तरफ देखकर कहता है, लगता है अहाना कमरे में ही है, इसलिए रुद्र ने गेट बंद कर दिया। अंकित अंदाजा लगाते हुए कहता है। दिनेश मुंह बनाते हुए कहता है, अरे अहाना कमरे में है, तो हमें क्यों बाहर निकल दिया? हम भी अहाना से मिल लेते, कल तो सही से मिल भी नहीं पाए थे। तुम क्यों कबाब में हांडी बना चाहते हो? अब चलो यहाँ से बाद में मिल लेना, अंकित बोलकर आगे बढ़ जाता है। अहाना जब गेट बंद होने की आवाज सुनती है तो गेट की तरफ देखती है। रुद्र को अपने कमरे में देखकर वह भी हैरान हो जाती है। उसने सोचा नहीं था कि रुद्र उसके कमरे में होगा, इसलिए वह टॉवल में ही कमरे में आ गई थी। वह जल्दी से बाथरूम की तरफ भागने लगती है। रुद्र उसके पास ही आ रहा था। तभी अहाना को ख्याल आता है कि उसके कपड़े तो बेड के पास हैं,
तो वह जल्दी से बेड के पास जाती है और अपना कपड़ा लेकर वापस से बाथरूम की तरफ भागने लगती है। अहाना भाग पाती उससे पहले ही रुद्र अहाना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। रुद्र के अचानक खींचने से अहाना के हाथ से उसके कपड़े छूट जाते हैं और वह सीधा रुद्र के सीने से जा लगती है। वह डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे डर था कहीं उसका टॉवल न खुल जाए। उसकी सांसें तेज चल रही थी। रुद्र का भी दिल जोर से धड़क रहा था जिसे अहाना महसूस कर पा रही थी। रुद्र अपना सर झुकाकर अहाना के चेहरे को देखता है, जो डर और शर्म से अपना सर रुद्र के सीने में छुपा रही थी। रुद्र अपने हाथ से अहाना की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है। अहाना अपनी आंखें और जोर से बंद कर लेती है। अहाना को ऐसे देखकर रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है। वह अहाना के चेहरे को एकटक देखता रहता है। उसकी आंख की पलकों पर पानी की बूंदें अभी भी थी। रुद्र उसकी नाक को देखता है, जो रुद्र के मजबूत सीने पर लगने की वजह से लाल हो गई थी। रुद्र उसके गाल को देखता है, जो शर्म की वजह से टमाटर की तरह लाल लग रही था। अब रुद्र की नजर अहाना के होठों पर ठहर गई, जो बिना लिपस्टिक लगाए ही बेबी पिंक कलर की हो गई थी। अहाना के होंठ देखकर रुद्र का गला सूखने लगता है। रुद्र अहाना के होठों को देखते हुए ही धीरे से कहता है, कैन यू किस मी? रुद्र की बात सुनकर अहाना की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं और उसकी आंखें रुद्र की आंखों से जा मिलती हैं, जो उसे ही बड़े ध्यान से देख रहा था। एक ऐसा प्रश्न जिसने नफरत, अधिकार और अनकहे प्यार की सभी सीमाओं को तोड़ दिया था। चैप्टर 30 सहमति में पहला चुंबन और फोन की दस्तक। रुद्र के अप्रत्याशित सवाल पर अहाना कोई जवाब नहीं देती है। उसकी आंखें आश्चर्य और अस्वीकृति के बीच फंसी थी। रुद्र उसे एकटक देखता रहा। उसके मन में एक क्षण के लिए विचार आया कि वह अभी भी नफरत करती है, और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश की। लेकिन अहाना की सादगी भरी खूबसूरती, उसके लाल गाल और बेबी पिंक होठों को देखकर रुद्र खुद को रोक नहीं पाया। बिना अहाना के जवाब का इंतजार किए रुद्र ने अपने होंठ अहाना के होठों से जोड़ दिए। अहाना की आंखें पहले तो हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने सोचा था कि वह जवाब नहीं देगी तो रुद्र उसे किस नहीं करेगा, लेकिन रुद्र उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। यह जुनूनी अधिकार कम और गहरा प्रेम ज्यादा था। अहाना खुद को रोक नहीं पाती है। उसने आंखें बंद कर ली और अचेतन रूप से रुद्र के चुंबन में उसका साथ देने लगी। रुद्र का एक हाथ अहाना की कमर पर था और वह धीरे धीरे अपने दूसरे हाथ से अहाना की पीठ को सहलाने लगता है। रुद्र के ऐसा करने से अहाना और ज्यादा बहकने लगी थी। उसने भी अपना दोनों हाथ रुद्र की गर्दन में लपेट लिया और अपने पैर को थोड़ा ऊपर उठाती है, ताकि रुद्र अच्छी तरह से किस कर सके। रुद्र थोड़ा खुश भी था और हैरान भी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अहाना उसका साथ देगी, जबकि अहाना ने उसके सवाल का जवाब भी नहीं दिया था कि वह उसे किस करे। लेकिन जब वह उसे किस कर रहा था, तो अहाना भी उसका पूरा साथ दे रही थी। यह रुद्र के अकेलेपन और अधिकार की सबसे बड़ी जीत थी। मोहभंग और आत्मअपराध बोध रुद्र और अहाना किस करते हुए ही एक दूसरे में इस तरह से खोए हुए थे कि उन्हें कुछ भी होश नहीं था कि वे दोनों कितनी देर से एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तभी उन दोनों के कानों में फोन के रिंगटोन की आवाज सुनाई देती है। वह दोनों होश में आते हैं। यह फोन रुद्र का बज रहा था। रुद्र फोन की आवाज सुनकर थोड़ा गुस्से में आ जाता है। अहाना भी अपनी आंखें खोलकर रुद्र को देखने लगती है, लेकिन दोनों के होंठ अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अहाना अपना दोनों हाथ रुद्र की गर्दन पर से हटाकर उसके सीने पर रखती है और उसे धक्का देती है।
अहाना के धक्का देने से रुद्र अहाना के होंठ से अपना होंठ अलग करता है, लेकिन उसकी नजर अहाना पर ही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अहाना यह देखकर समझ जाती है कि रुद्र के मन में कुछ और भी चल रहा है। तभी रुद्र का फोन दोबारा बजने लगता है। रुद्र अपने पेंट की पॉकेट से फोन निकालकर कॉल रिसीव करके बात करने लगता है। रुद्र कुछ बोल नहीं रहा था, बस कॉल की दूसरी तरफ की बातें सुन रहा था। अहाना रुद्र को व्यस्त देखकर उसका हाथ अपनी कमर पर से हटाकर जल्दी से नीचे गिरे अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में भाग जाती है। अहाना के ऐसे जाने से रुद्र आंखें छोटी करके बाथरूम के गेट की तरफ देखने लगता है। पछतावे का ठंडा पानी अहाना जैसे ही बाथरूम में घुसती है, उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। जल्दीबाजी में आने की वजह से उसका टॉवल खुल जाता है और पूरा बाथरूम कांच से बना था, जिस वजह से अहाना खुद को कांच में ऐसे देखकर शर्मा जाती है और शावर के नीचे खड़ी होकर शावर को ऑन कर लेती है। शावर का ठंडा पानी उसके अंदर की गर्मी को शांत कर रहा था। रुद्र के किस करने से अहाना के अंदर जैसे आग जलने लगी थी। अगर रुद्र को कॉल नहीं आता तो शायद वह आज अपनी हदें भूल जाती। अहाना खुद पर गुस्सा करते हुए कहती है, अहाना, यह तुम क्या कर रही थी? तुम उससे नफरत करती हो। तुम यह कैसे भूल गई? उसने तुम्हारे माँ पापा की धमकी देकर तुम्हें कैद में रखा है। उस रात ही तो उसने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए। और जब उसका मन होता है, सजा के नाम पर किस करने लगता है। तो फिर आज तो तुमने कोई गलती भी नहीं की है, तो क्यों तुम उसके किस में उसका साथ दे रही थी? तुम मत भूलो, तुम्हें उसके कैद से आजाद होना है। वेयरहाउस में राजा, वहीं दूसरी तरफ एक गोदाम में एक आदमी को रुद्र के आदमियों ने पकड़कर रखा था। वह खुद को छुड़ाते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। रुद्र के आदमी उस आदमी की बात सुनकर कहते हैं, तुमने कुछ किया है या नहीं, यह डिसाइड तो बॉस करेंगे। तभी एक कार आकर गोदाम के बाहर रुकती है। रुद्र बहुत गुस्से में कार से बाहर निकलता है और गोदाम के अंदर जाता है। वह जैसे ही अंदर जाता है, उसके आदमी उसके पास आकर कहता है, बॉस, हमने इसे पकड़ लिया है, लेकिन यह कुछ बोल नहीं रहा है। इसका कहना है कि इसने कुछ नहीं किया है। रुद्र अपने आदमियों की बात सुनकर बिना कुछ कहे उस आदमी के पास चला जाता है और उसे घूरने लगता है। रुद्र के आदमी एक चेयर लाकर रुद्र के पीछे रख देते हैं। रुद्र किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ जाता है और उस आदमी को बिना कुछ कहे घूरने लगता है। वह आदमी तो रुद्र के घूरने से ही डर से कांप रहा था। वह डरते हुए रुद्र की आंखों में देखकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है। उस आदमी की बात सुनकर भी रुद्र कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह देख वह आदमी लगभग रोते हुए कहता है, ठीक है, मैं सब बता दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को उस आदमी से बचा लो। उस आदमी की बात सुनकर रुद्र के आदमी पूछता है, कौन से आदमी से तुम्हारे परिवार को बचाना है? कौन तुम्हें धमकी दे रहा है? रुद्र के आदमी की बात सुनकर वह आदमी डरते हुए रुद्र को देखकर कहता है, रघुवीर सिंह। रुद्र जैसे ही रघुवीर सिंह का नाम सुनता है, उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। रुद्र चेयर पर से उठकर अपने आदमियों से कहता है, इसे और इसके परिवार को शहर से बाहर भेज दो। इतना बोलकर रुद्र चला जाता है। कौन है रघुवीर सिंह? वह रुद्र का कोई नया दुश्मन नहीं है, या वह रुद्रात परिवार से गहरे और पुरानी दुश्मनी से जुड़ा हुआ है? जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी के साथ मेरे YouTube चैनल सोलफुल ऑडियो बुक मी और चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।